Hello everyone, this side Talat and I welcome you all. So today I am back again with the next video for the same chapter, and that is Regional Kingdom 1. So let's start. So in this video I will start South India, and South India से पहले हम North India और Deccan के regional kingdoms को discuss कर चुके हैं. So this is about South India. So there were three powerful kingdoms in South India, Pallavas, Pandyas and Cholas. तो ये three dynasties थी उस टाइम पर साउथ इंडिया में रूल करने वाली, जो काफ़ी पावरफुल रहती थी. एंड देयर वाज ए कॉन्स्टेंट स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी अमंग्स देम. हमेशा उनके बीच में आपस में फॉट होती रहती थी, बैटल्स हुआ करते थे कि उसमें से सुप्रीम कौन है. तो फर्स्ट इज पल्लवास. पल्लवास वर पावरफुल इन 7th and 8th सेंचुरी इन साउथ. ही 7th और 8th सेंचुरी में साउथ में पावरफुल थे. तो 7th और 8th सेंचुरीज में चोलास ने पल्लवास ने रूल किया साउथ में. उनकी कैपिटल का नाम कांची था. And the Pallava rulers built many beautiful temples of stone. इन्होंने टेम्पल्स जो बनवाए वो स्टोन के बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनवाए. 9th सेंचुरी में चोलास को पल्लवास ने हरा दिया और उनकी डायनेस्टी को ख़त्म किया. नेक्स्ट इज पांड्यास. क्योंकि पांड्यास ने ही चोलास ने पल्लवास को हराया तो उनकी डायनेस्टी ख़त्म हो गई. नेक्स्ट इज पांड्यास. पांड्यास ने रूल किया जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो जगह मदुरई है वहाँ पर उन्होंने रूल किया था, और ये जगह उनकी कैपिटल ये जगह थी. ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था लर्निंग का. मार्को पोलो उस टाइम पर पांड्यास के किंगडम को विजिट करने आया, और जब मार्को पोलो यहाँ से वापस गया तो उसने बहुत कुछ लिखा. तो अगर आपको पांड्यास के बारे में आप जानना चाहें तो मार्को पोलो की लिखी हुई बुक आप पढ़ सकते हैं. और ये फाइनली 14th सेंचुरी में डेक्लाइन हो गया. नाउ नेक्स्ट इज द चोलास. चोलास ने साउथ इंडिया में एक पावरफुल किंगडम इस्टेब्लिश किया, एक पावरफुल एम्पायर इस्टेब्लिश किया, एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज द इम्पीरियल चोलास. इसीलिए इन्हें इम्पीरियल चोलास भी कहा जाता है. ऑलमोस्ट 4 सेंचुरीज तक इन्होंने साउथ इंडिया में रूल किया, और तंजौर इनकी कैपिटल थी जिसे अभी थंजावुर कहा जाता है. चोला डायनेस्टी को स्टार्ट किया था विजयलाया. ही वॉज द फर्स्ट चोला रूलर. वो पहला चोला रूलर हुआ करता था. एंड हिज टाइमिंग वॉज 846 to 871. रिवर कावेरी के नॉर्थ में चोला डायनेस्टी ने रूल किया. परंतका फर्स्ट ने मदुरई को जीत लिया पांड्यास से, यानी पांड्यास से मदुरई को परंतका फर्स्ट ने जीत लिया. लेकिन पता नहीं किस तरह से राष्ट्रकूटा राजा कृष्णा थर्ड ने टक्कोलम के बैटल में 1949 में परंतका फर्स्ट को हरा दिया. राजा चोला और राजेंद्र चोला ये 2 इम्पोर्टेंट नेम हैं जिन्होंने चोला डायनेस्टी को पावरफुल डायनेस्टी साउथ इंडिया में बनाया था. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट राजा चोला. So Raja Chola ruled from 985 to 1816, and Raja Chola को राजा फर्स्ट भी कहा जाता था. एंड ही वॉज ए ब्रिलियंट कमांडर. एक बहुत अच्छा कमांडर भी होता था. उसने राजा चोला ने पांड्यास और चेरास को हराया, एक स्ट्रॉन्ग नेवी बिल्ड की, एंड इसके साथ साथ उसने अपनी चोला फ्लीट के साथ सीलोन, श्रीलंका और मालदीव आइलैंड को भी जीत लिया था. नेक्स्ट इज राजेंद्र चोला 1016 to 1044. राजेंद्र चोला राजा चोला का बेटा था और उसने अपने फादर के बाद थ्रोन को संभाला. राजेंद्र चोला ने अपने एम्पायर को और पावरफुल किया. या राजा चोला ने जितना चोला डायनेस्टी को पावरफुल किया था उससे भी ज्यादा राजेंद्र चोला उसके सन ने, उसके बेटे ने अपनी डायनेस्टी को और पावरफुल किया. राजेंद्र चोला की आर्मी ने चेराज, चालुक्याज और को हराया. उसके साथ साथ वो नॉर्थ में और बहुत आगे तक पहुंचा. लाइक आप वेस्ट बंगाल जो आज के टाइम का है वहां तक पहुंचा, और वहां जाकर उसने पल्लास को हराया. पल्लास को हराने के साथ जब उसने ये जगह जीत ली तो ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज गंगाईकोंडा चोला. उसने अपना नाम गंगाईकोंडा चोला रखा, जिसका मीनिंग है हु हैज कॉन्कर्ड प्लेसेस अप टू द रिवर गंगा. गंगा की वजह से, यानी गंगा की नाम पर उसने अपने आप को गंगाईकोंडा चोला बोला. यानी उसने वो इंसान जिसने रिवर गंगा के पास की जगह को जीत लिया हो. अब उसने अपनी न्यू कैपिटल बनाई तंजौर के पास और उसका नाम रखा गंगाईकोंडा चोलापुरम. तो ये राजेंद्र चोला के अचीवमेंट्स थे. राजेंद्र चोला की मोस्ट डेयरिंग कैंपेन मानी जो जाती है वो साउथ ईस्ट एशिया में मानी जाती है. सेंचुरीज तक इंडियन मर्चेंट्स
जो बिजनेस करते रहे इन साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न चाइना के साथ, वो इसी जगह से करते रहे। इंडिया के बहुत सारे शिप्स को स्ट्रेट ऑफ मोलुक्का को पास करके आगे जाना होता था, और ये जो जगह थी स्ट्रेट ऑफ मोलुक्का, ये किंगडम ऑफ श्री विजया की थी, यानी ये श्री विजया का साम्राज्य था, जहाँ से स्ट्रेट ऑफ मोलुक्का जो जगह थी जहाँ से होकर इंडियन शिप्स को गुजरना होता था। अब श्री विजया ने ये परमिशन वापस ले ली और उन्होंने यहाँ से इस रास्ते को क्रॉस करने से मना कर दिया। द मर्चेंट ऑफ श्री विजया डिड नॉट अलाउ इंडियन शिप, ये देखिए लिखा हुआ है ना कि जो मर्चेंट्स थे श्री विजया ने इंडियन शिप्स को इस जगह से गुजरने से मना कर दिया। अब बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे वो चोला किंगडम के थे, अब उनको इस जगह से स्ट्रेट ऑफ मुलुक्का से जब जाने से मना कर दिया गया, उन्होंने राजेंद्र चोला को हेल्प के लिए अपील किया कि वो प्लीज उन्हें हेल्प करें और स्ट्रेट ऑफ मुलुक्का वाले रास्ते से उन्हें जाने की परमिशन दिलाएं, श्री विजया से बात करें। तो बात तो होती नहीं है। जनरली क्या हुआ, राजेंद्र चोला ने अपनी फ्लीट को भेजा, अपनी आर्मी को भेजा, श्री विजया को हराया, श्री विजया किंग को हराया, और इस तरह से उन्हें वो उस रास्ते पर जाने की, उनके मर्चेंट्स को, उनके व्यापारियों को जाने की परमिशन मिल गई। इस तरह से उनका जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो ये जो रास्ता खुलने की वजह से चोला किंगडम काफी वेल्दी हो गया। सक्सेसर्स ऑफ राजेंद्र चोला के जो सक्सेसर्स थे वो आसपास के किंगडम्स के साथ ऑलवेज फाइट किया करते थे, और ये लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट थे, लगातार जो वॉर थी, उसकी वजह से चोला डायनेस्टी का जो ट्रीजरी थी वो खाली हो गया और वो कंसीडरेबली काफी कमजोर हो गए। और फाइनली 13th सेंचुरी के आने के साथ, यानी 13th सेंचुरी के एंड के साथ उनका एम्पायर भी डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट इज कल्चरल अचीवमेंट्स। तो किस तरह के कल्चरल अचीवमेंट्स थे, उन्होंने क्या क्या बनवाया, क्या किया। चोलास वर द ग्रेट टेम्पल बिल्डर्स, ये एक बहुत बड़े टेम्पल बिल्डर्स थे। बहुत सारे टेम्पल्स द्राविडियन स्टाइल में बनवाए गए। बृहदेश्वर टेम्पल जो थंजावुर में है, ये चोला डायनेस्टी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, फाइनेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है कि किस तरह के वो टेम्पल्स बनवाते थे। इस कल्चर की बात करें तो चोलास वर एक्सेल्ड एट मेकिंग इमेजेस ऑफ गॉडेस एंड गॉडेसेस। देवी देवताओं की इमेजेस को वो बहुत अच्छे से बनाया करते थे। या तो उनकी इमेजेस स्टोन की होती थी या ब्रॉन्ज की होती थी। ब्रॉन्ज की जो इमेजेस थी काफी पॉपुलर हुई। उसमें से एक है जो इमेज लॉर्ड शिवा एज नटराजा, मीन्स लॉर्ड ऑफ डांस की जो एक इमेज है, दैट इज द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ चोला आर्ट। चोला आर्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है, और आपकी बुक में ये पिक्चर दी हुई होगी। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें तो चोलास की जो टाइमिंग है, उस टाइम पर रीजनल लैंग्वेजेस में काफ़ी ग्रोथ हुई, स्पेशली तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में। बहुत सारी बुक्स को इन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था। नाउ द पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेशन। किस तरह की रूलिंग थी, किस तरह से सिस्टम उन्होंने बनाया था, और किस तरह से अपने किंगडम में वो रूल किया करते थे। किंगडम को बहुत सारी प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, एंड दोज प्रोविंसेस वर नोन एज कॉल्ड एज मंडलम्स। मंडलम्स को गवर्नर्स को देखने का काम था, यानी गवर्नर्स मंडलम्स को देखा करते थे। फिर मंडलम्स को आगे और डिवाइड करा गया, और डिवाइड करके वेलानाडूज उन्हें कहा जाता था। आगे और डिविजन्स को वेलानाडूज कहा जाता था। हर एक वेलानाडू में बहुत सारे विलेजेस होते थे, और विलेजेस को नाडू या कुर्रम कहा जाता था, एंड दैट वाज द लोवेस्ट यूनिट। जो गांव होते थे, विलेजेस नाडू या कुर्रम होते थे, वो सबसे छोटी यूनिट हुआ करते थे। बहुत सारे टाउन्स और नगरम्स भी थे, जैसे तंजौर, कांची और पुहर, ये नगर्स या टाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। विलेज असेंबलीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी अपने आप अपने गांव में खुद की गवर्नमेंट बनाना, खुद से गवर्न करना, ये चोला एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्पेशल फीचर था। इसमें एक्चुअली क्या होता था, गांव वाले जो होते थे वो अपने प्रॉब्लम्स, अपने कामों को खुद देखते थे, और हर गांव में 2 टाइप्स की असेंबलीज होती थी। पहले का नाम उर था, दूसरे का सभा। पहली जनरल असेंबली थी जिसमें कोई भी आ सकता था, जबकि जो सभा नाम की असेंबली थी उसमें उस गांव के सिर्फ एडल्ट्स आ सकते थे, सिर्फ उसमें एडल्ट आ सकते थे। और इनकी बाकी बहुत सारी कमेटीज होती थी जो अपने कामों को देखने के लिए अलग अलग तरह की कमेटी बनाती थी। लाइक किस तरह से एरिया को, जो एरिया कल्टीवेशन के लिए यूज हो रहा है उसका मेजरमेंट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए, टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, डिस्प्यूट झगड़ों को सुलझाने के लिए, वाटर की शेयरिंग के मैटर्स को सॉल्व करने के लिए, वाटर टैंक्स को बनाना, रिपेयर करने का काम, नहरों को बनाना सिंचाई के लिए। तो ये सारे काम अलग अलग कमेटीज को देखने का काम था।
सो हेयर यू कैन सी द इमेज ऑफ नटराज। आप यहाँ पे इमेज नटराज की देख सकते हैं। दैट इज मेड फ्रॉम ब्रॉन्ज। ये ब्रॉन्ज से बनाई गई थी। एवर आई वॉज टेलिंग यू अबाउट कि किस तरह से कमेटीज थी बनाई गई थी, तो आप ये देख सकते हैं इतने सारे कामों को करने के लिए अलग अलग तरह की कमेटीज बनाई गई थी। नेक्स्ट इज अग्रेरियन एक्सपेंशन इन द तमिल रीजन। अग्रेरियन मीन्स एग्रीकल्चरल। तो तमिल रीजन में यानी चोलास के टाइम पर किस तरह से अग्रेरियन एक्सपेंशन हुआ, किस तरह से एग्रीकल्चर को आगे लाया गया। तो बहुत सारे डेवलपमेंट्स एग्रीकल्चर में किए गए, बहुत और बाकी जितना भी मतलब कुछ बहुत सारे एरिया को कल्टीवेशन के लिए यूज करने के लिए आगे लाया गया। मीन्स बहुत सारे उस एरिया को जिसको कल्टीवेट नहीं किया जा रहा था उसको कल्टीवेट करना स्टार्ट किया गया। और ऐसा 2 रीजन से हुआ, 2 डेवलपमेंट्स की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया। पहला तो उन्होंने बहुत सारी ड्राई, बैरन और फॉरेस्ट वाला जो एरिया था जो काम का नहीं था उसे उन्होंने कल्टीवेशन के लिए ठीक किया। मीन्स जितना भी एक्स्ट्रा मीन्स बहुत सारी जगह जो थी ड्राई, बैरन और जंगलों वाली जो जगह थी उसे कल्टीवेशन के लिए ठीक किया गया, फिट किया गया। इरिगेशन फैसिलिटीज को न्यू एरियाज तक बढ़ाया गया और इसमें टेम्पल्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। मीन्स दोनों में बैरन जमीन को भी ठीक करने के लिए और इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए टेम्पल्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जितने भी चोला टेम्पल्स थे उनको जो भी पैसा मिलता था डोनेशंस के थ्रू, दान के थ्रू, वो सारा पैसा एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर देते थे। राजाओं ने भी, वो जो राजा थे उन्होंने भी ड्राई एरियाज में जगह दी और उनके लिए काफी सारे एफर्ट्स किए ताकि इरिगेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सके। दूसरा, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ रही थी, तो जरूरी था कि एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन किए जाएं, एग्रीकल्चर के लिए जमीन को ठीक किया जाए और ज्यादा से ज्यादा खेती का काम किया जाए, ज्यादा से ज्यादा ग्रेन को ग्रो किया जाए। क्योंकि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा लोगों की फूड की रिक्वायरमेंट को, डिमांड को पूरा करना होगा, तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा राजाओं ने सोचा। तो राजा के लिए ये इम्पोर्टेंट चीजें थी कि किस तरह से राजा एक ही चीज मतलब एग्रीकल्चर के बारे में भी सोचता था और इतना ज्यादा सोचता था। जितना भी बड़े बड़े राजा हुए, जो बड़े टेम्पल्स हुआ करते थे, उनका काम था एग्रीकल्चर के बारे में सोचना, किस तरह से फ्लड से बचाया जाए, कैनल्स बनाई जाएं और टैंक्स बनाए जाएं जिससे इरिगेशन की फैसिलिटीज को और अच्छा किया जाए। तो ये सारे काम करने के लिए राजा काफी सोचता था। दूसरा एक डेवलपमेंट इस टाइम पर हुआ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज। तो क्राफ्ट में काफी ग्रोथ हुई और इनका जो क्राफ्ट का ट्रेड था वो फार फ्लंग एरियाज यानी बहुत दूर तक इन्होंने अपने क्राफ्ट को फैलाया थ्रू आउट द तमिल रीजन एंड आउटसाइड। यानी तमिल रीजन में और बाहर के एरियाज में भी इनका क्राफ्ट का ट्रेड किया जाता था। पूरे कंट्री वाइड नेटवर्क ऑफ ट्रेड गिल्ड्स एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन ट्रेड। यानी कंट्री वाइड नेटवर्क था, यानी इनके जो ट्रेड गिल्ड्स थे, जो ग्रुप थे, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे, यानी अच्छे से अपने कामों को कर रहे थे। और वो सारा पैसा जो मनी जो सारी मिल रही थी बिजनेस से, उस सारे मनी को वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने का काम करते थे। यानी उनका काम था सारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना, एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट इज न्यू फिलॉसफीज ऑफ भक्ति। तो बहुत सारे इस टाइम पर जिस टाइम पर चोला डायनेस्टी थी उस टाइम पर रिलीजियस सेक्ट्स बहुत सारे बने, बहुत सारे अलग अलग ग्रुप बने। बसावा ने लिंगयाता सेक्ट की शुरुआत 12वीं सेंचुरी में की। शंकराचार्य ने अद्वैता फिलॉसफी के बारे में उपदेश दिया। रामानुज और माधवा जो भक्ति फिलॉसफी के हैं, ये बाकी रिलीजियस टीचर रिफॉर्मर्स इस टाइम पर हुए। Due to these saints, the doctrine of भक्ति और complete devotion to God became very popular in the South। और यही रीजन था कि इस टाइम पर डॉक्ट्राइन ऑफ भक्ति या इन्हीं साधु संतों की वजह से, डॉक्ट्राइन ऑफ भक्ति की वजह से कंप्लीट डिवोशन टू गॉड यानी भगवान के प्रति हमें पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, ये चीज इस टाइम पर साउथ में पॉपुलर हुई। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में चैप्टर 9 में, लेसन 9 में डिटेल में पढ़ेंगे। So here the chapter has been finished and we will meet in next video with the next chapter. Till then, take care and bye bye.